अब ये अपना सरमाया मैंने ये भी देखा है कि दूसरे बिजनेस की तरफ लगा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ लगा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को, हर देश को एक ही मार्केट दिख रही है, इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी के लिए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। इस वीडियो में क्या है, तो कतर ने भारत के साथ जो किया है उसकी एक बड़ी चोट कतर को कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि कतर को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं है कि भारत से सीधा पंगा लेके उसने अपनी बरसों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि कतर की इकोनॉमी अपना 70% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेच के कमाती है। कतर जैसे अरब देशों की किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे ऑयल के काफी बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। इस तेल को निकालना आसान जरूर है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग में जिस टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है वो केवल भारत के पास है। पेट्रोलियम रिजर्व्स के चलते ये देश किसी भी युद्ध का अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। हाल ही में जब रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसका एक काफी बड़ा फायदा कतर को हुआ और एलएनजी की मेजर सप्लाईज इस अरब देश की तरफ मोड़ दी गई। और जिन देशों ने कतर से अपनी ऑयल सप्लाईज लेना शुरू कर दिया, उन देशों में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं, जो कुछ काफी बड़े एलएनजी के उपभोक्ता माने जाते हैं। कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों ने कतर के साथ इस डील को 2 दशकों से ज्यादा अवधि के लिए साइन किया था। कतर को शुरू में तो ये लगा कि कम से कम 20 सालों तक खाने पीने का इंतजाम हो चुका है और भारत इनसे कुछ इंपोर्ट करे या ना करे, कतर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कतर के इस भरोसे पे जर्मनी ऑलरेडी पानी फेर चुका है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर जर्मनी अपने यहाँ पे एक रिसर्च लैब का उद्घाटन कर चुका है और जर्मनी ने साफ तौर पे अपने सभी कंपनीज को हिदायत दे दी है कि वो अपनी निर्भरता फॉसिल फ्यूल से कम करके हाइड्रोजन जैसे फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करें। कतर को इस बात का पहले से पता था कि एक ना एक दिन पेट्रोलियम का साम्राज्य खत्म होगा, लेकिन इतनी जल्दी इस पे पूर्ण विराम लगेगा इसके बारे में कतर को कोई भी आइडिया नहीं था। और यहीं पे भारत पिक्चर में आता है। देखिए, सच तो यह है कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां बंद भी हो जाएं, तो भी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलियम की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। यही वजह है कि भारत अब अपनी केमिकल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम के भंडार अपनी ही सीमाओं में खोजने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि भारतीय सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि आने वाले 10 सालों में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन को फॉसिल फ्यूल की जरूरत ना के बराबर ही पड़ने वाली है। और एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के अलावा हाइड्रोजन और बायोफ्यूल का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। मतलब साफ है कि अगर भारत फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कई गुना कम कर दे, तो कतर समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक पीएलआई निकाली गई थी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर से लेकर हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने के लिए भारतीय सरकार ने काफी बड़े आर्थिक सपोर्ट का ऐलान किया था। दरअसल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को लेकर भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने का टारगेट बना चुका है। जहां यूरोपियन देश हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए एनर्जी सप्लायर का काम करना चाहता है। यही वजह है कि कतर के बुरे दिन अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसका दर्द कतर को आज से करीबन 10 सालों के बाद पता चलेगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोपियन यूनियन को 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए बातचीत शुरू कर चुका है। वहीं सिंगापुर भी भारत से 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया और 1.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने की उम्मीद रखता है। वहीं पर रिलायंस, अदानी, जेएसडब्ल्यू, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एलएनटी और एनटीपीसी जैसी भारतीय कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। इनके अलावा आज 15 से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हाइड्रोजन टैंक्स, फ्यूल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइजर्स को स्वदेशी तौर पर डेवलप करना शुरू कर चुके हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आज नहीं तो कल हर देश इस्तेमाल करेगा और इनमें आगे चल के कतर जैसे देश भी शामिल होंगे। कहना गलत नहीं होगा कि भारत को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाला कतर कल को भारत से हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी मांगता हुआ नजर आ सकता है। जी जनाब। 10 साल हैं अभी भी कम से कम 10 से 15 साल है। इसी से रिलेटेड वीडियो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम वीडियो इसी से रिलेटेड वीडियो देखी भी थी एक, जिसमें कतर वाले मामले पे बात हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी कम से कम 10-15 साल है फ्यूल से जान छुड़ाने में। और जहाँ पर लोग अब दूसरे फ्यूल पे तरफ जा रहे हैं, इंडिया तो ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, दूसरी दो देश जा रहे हैं, या अब दुनिया को एहसास हो रहा है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ताकि आज फ्यूल से जान छूट जाती, दुनिया का एनवायरनमेंट अच्छा होता, बहुत बेहतर होता। आज जो चीज़ें हो रही हैं, आज जो मसाइल चल रहे हैं, या चंद कंट्रीज़ जो है वो इस दुनिया की जो जियोग्राफी को पे खेल रहे हैं, सियासत पे खेल रहे हैं, मोनोपोली चल रही है, उस पे कंट्रोल होता। अगर हर देश ही अपनी ही एनर्जी खुद बना रहा होता, या ज़्यादा से ज़्यादा बना रहा होता, या कुछ और देश भी बना रहे होते, तो चंद देशों पे लोग डिपेंड नहीं करते। इनके पास इस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के पास, इनके पास अब ये अपना सरमाया मैंने ये भी देखा है कि दूसरे बिजनेस की तरफ लगा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ लगा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को, हर देश को एक ही मार्केट दिख रही है, इंडिया। किसी तरीके से भी अगर उसका पैसा इंडिया में लगता है,
तो इंडिया में ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, इंडिया में पैसा लगाना ज़्यादा सेफ है। अब इंडिया भी दूसरे देशों को फ्यूल प्रोवाइड करेगा, बायोफ्यूल, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि क्या इतना फ्यूल बनाने की क्षमता है या इतना फ्यूल बनाया जा सकता है। क्योंकि मैंने सुना है कि जो बायोफ्यूल है उसके अंदर पानी की बहुत खपत है, या जैसे किसान जो चीज़ें उगाएंगे उससे जो फ्यूल बनेगा या उससे जो बायोफ्यूल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, तो उसमें कहते हैं पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो पानी की वैसे अपनी वैल्यू है। तो होता क्या है ये देखते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ों को लेके जाया जाएगा, किस तरीके से किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कहते हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं पेट्रोल पे भी डिपेंड रहेंगे 80% 60%। कई देश तो पेट्रोल के अंदर दूसरा फ्यूल मिलाने के बाद भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर दुनिया कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, लेकिन ये तय है कि दुनिया ने फ्यूल से जान छुड़ानी है। कतर ने यूँ समझ लो कि बिला वजह, या क्यों, क्या लॉजिक है, क्या वजह है कि इंडिया से पंगा ले लिया। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं, यानी छोटे छोटे इश्यूज़ बड़े। अगर 2-3 साल पहले चले जाएं, 2 साल कोविड के बाद, तो बड़ी दुनिया स्मूथ थी, बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी। अब एक इवेंट ख़त्म हुआ कोविड वाला, तो दूसरा ये इवेंट शुरू हो गया कि आपस में भिड़ पड़े देश। यूक्रेन वाले मामले के बाद फिर इसराइल वाला मामला, फिर आगे मज़ीद तरक्की वाला मामला भी निकल रहा है, फिर कतर वाला मामला भी निकल रहा है, फिर ईरान वाले मामले में भी कुछ ना कुछ हलचल दिख रही है। तो दुनिया को क्या होता जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक डिप्लोमेसी चल रही थी या एक मामला चल रहे थे, वो अब खुल के सामने आ रहे हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, किसके अपने ज़ाती मफादात किसके साथ थे ज़्यादा, किसके साथ नहीं थे, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, और ये चीज़ें क्लियर होगी कि कौन किसके साथ खड़ा है। कम से कम ये चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, लेकिन मामला बेहतर रहें, दुनिया गलत तरफ ना जाए, जंग की तरफ मज़ीद ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसी में दुनिया की, इंसानों की, सबकी भलाई है। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।